जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका फोर्स एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं नितिन यादव। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का चूंकि आपको पता है कि कैलेंडर जारी हो चुका है, तो हम खास करके यहां पर हम लोगों ने एक प्लान किया है कि जो बहुत महत्वपूर्ण जो कोर पॉइंट्स हैं, जहां से प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना होती है, लेकिन जिसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा डाटा की कमी है, मटेरियल की कमी है, तो इस लेक्चर के माध्यम से उस रिक्त स्थान को हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जिसमें यूनिट 7 में आपको पता है कि एक लेक्चर जो हमारा चलता है, जिसमें कुछ कमीशंस को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि यूनिट 10 के अंतर्गत है। वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ काउंसलिंग, या आप कहेंगे कि कुछ अलग अलग जो आयोग वगैरह हैं यहाँ पर, जो कि यूनिट 7 में रखे गए हैं दोस्तों। आपको पता है यूनिट 7 में रखा हुआ है प्रमुख वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन, ऐसा करके दिया हुआ है भारत के। तो उसके ही अंतर्गत हम लोग आज जो है पहला हम लोग यहाँ से तैयारी करने की कोशिश करें, जिसको हम CSIR के नाम से जानते हैं, है ना। CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं। देखिए, इसका नाम है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका प्रारंभ में क्या लिखा हुआ, दो शब्द, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, ठीक है, और औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल। यहीं से इसका आपको उद्देश्य और इसका मतलब समझ में आ जाएगा दोस्तों। वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ है, आज का जो युग है वो नव प्रवर्तन का युग है, ठीक है। नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन की जरूरत है हर क्षेत्र में, और उसी इनोवेशन के लिए दोस्तों भारत में ये परिषद जो है आजादी के कुछ समय बाद ही स्थापित की गई थी, है ना। माफी चाहूंगा, आजादी के काफी पहले इसकी स्थापना कर ली गई थी, है ना। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो आजादी के पहले ही ये अनुसंधान स्थापित कर लिया गया था। और आज वर्तमान में भारत में ये सबसे बड़ा संगठन है अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र का, सबसे बड़ा संगठन। इसकी कई प्रयोगशालाएं हैं, है ना, जो इसकी बहुत एक बड़ी लिस्ट है, वो मैं आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा हमारे टेलीग्राम मंच पे। तो वहां आप समझ सकते हैं कि ये वैज्ञानिक और औद्योगिक यानी कि जो उत्पादन है ना विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो खाद्य क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो विनिर्माण क्षेत्र हो, सभी में उत्पादन में वृद्धि के लिए किस तरीके से हम विज्ञान के साथ उसका सामंजस्य कर सकते हैं, कैसे नव प्रवर्तन करके देश का आर्थिक विकास तो कर ही सकते हैं दोस्तों, लेकिन साथ ही जो है सामाजिक विकास भी संभव बना सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, है ना, स्वच्छता आदि, पर्यावरण संरक्षण आदि जो महत्वपूर्ण, जो कहना चाहिए, जो जीवन के अलग अलग डायमेंशन, जो अलग अलग आयाम हैं, उनमें हम कैसे उत्कर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, उसके लिए ये काम करता है। तो आइए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो इसका 26 सितंबर 1942 को इसका गठन हुआ था सर ए रामास्वामी मुदलियार और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के प्रयासों से। यानी कि ये जो दो हैं, ये भारत में जो प्रारंभिक, कहना चाहिए इनिशियल जो स्टेज पर था जब विज्ञान का विकास, उस समय के वैज्ञानिक पंक्ति के ये अग्रणी वैज्ञानिक हैं, और इनके ही प्रयासों से, यानी कि इनके ही संगठित प्रयासों के फलस्वरूप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई थी। इसका वित्तीय प्रबंध जो है, यानी कि इसके लिए जो धन उपलब्ध कराया जाता है, वो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा, ये जो मंत्रालय है इसको इसका नोडल एजेंसी माना जाता है, नोडल अभिकरण माना जाता है ना। यानी कि सारी के सारी जो फाइनेंशियल जो इसकी जरूरतें होती है वो पूरी करने की, साथ ही इसके लिए रेगुलेशंस बनाने की जो जिम्मेदारी, वो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास होती है। अब भारत के प्रधानमंत्री, देखिए ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि इसके अध्यक्ष होते हैं, तो CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, जिस तरीके से नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वैसे ही इसके भी अध्यक्ष होते हैं पदेन रूप से। आगे हम लोग बात करें इससे जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, तो वर्तमान में जो इसके DG हैं, जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है, शेखर C मांडे। ये नाम आपको याद होना चाहिए, शेखर C मांडे। सीधे तौर पर आ सकता है कि वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है ना। इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि शेखर C मांडे।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जबकि इसकी कई जो है प्रयोगशालाएं हैं जो देश के अलग अलग शहरों में हैं और विभिन्न, है ना, विभिन्न अलग अलग कहना चाहिए क्षेत्रों से जुड़े हुए अनुसंधान के लिए कार्यरत हैं। कहीं औषधीय कार्यों के लिए, कहीं एग्रीकल्चर के लिए, कहीं और चिकित्सकीय कार्यों के लिए। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से जो है इनकी अलग अलग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। ठीक है, इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट होती है दोस्तों, लगभग इसमें 58 के समथिंग, जहां तक मुझे याद है कि इसमें इसकी रिसर्च लैब है। और उसकी मैं आपको इस पीडीएफ के साथ में जोड़ करके हमारे जो फोर्स एमपीपीएससी का टेलीग्राम चैनल है ना, आप सभी लोग वहां पर जुड़ जाएं, उसको ज्वाइन कर लें। तो इससे जुड़ा हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण जो मटेरियल है, जो एग्जामिनेशन पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होगा अब आपके लिए, है ना, चूंकि आपको अभी ये फैक्टर ध्यान में रखना है कि कैलेंडर जारी हो चुका है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को धार देने के लिए आपको बिल्कुल अब प्रयास में लग जाना चाहिए। तो वो लिस्ट भी मैं आपको वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा जल्द से जल्द। अब यहां आगे आने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखें इसका एक ध्येय वाक्य क्या है, इसका जो ध्येय वाक्य, इसका जो मोटिव है, जो इसका लक्ष्य है वो क्या है, मानव जाति की सेवा में प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी या तकनीक जो होती है दोस्तों, वो केवल वे तरीके होते हैं जो आपके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है या आपके जीवन को सरल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जरूरी होती है। तो इसका जो उद्देश्य है वो मानव जाति की सेवा में, इसलिए आप देखेंगे चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, है ना, कृषि का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इस परिषद ने अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से अपने अनुसंधान को जारी रखा हुआ है। बड़े बड़े, अब जब हम इसकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे तो आप समझेंगे कि जो बहुत आधारभूत जो खोजें हुई है भारत में आज तक, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में, वही इसकी उपलब्धियां, और वहां से दोस्तों प्रश्न भी बनते हैं। तो उन सब में, और उन सबका जो उद्देश्य वो क्या है, मानव जाति की सेवा करना। ठीक है, तो इस आपसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देकर के प्रारंभिक परीक्षा में कि इसका आदर्श वाक्य क्या है या इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो वो इसके इस आधारभूत उद्देश्य में शामिल है, जो इसका मूल उद्देश्य भी है। ठीक है, इस वाक्य को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखें, इसको समझेंगे यदि। अब आप देखिए कि कितने क्षेत्र हैं, जब मैं कह रहा हूं मानव जाति की सेवा, तो आप देख सकते हो कि कितने क्षेत्रों में ये रिसर्च करता है, और इसीलिए इसकी बहुत अधिक प्रयोगशालाएं भी भारत में स्थित हैं। सीधा पूछा जाता है कि प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि किस जगह पर स्थित है, वो सूची में आपको उपलब्ध करवाऊंगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास, ध्यान दीजिए एक एक शब्द काम का है, वैज्ञानिक, है ना, यानी कि यहां पर इन सभी क्षेत्रों के जो कहना चाहिए जो मूर्धन्य विद्वान है या जो उसके बारे में बहुत अधिक जानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जो विद्वान है, वो वहां पर अपनी उनकी उपस्थिति वहां होती है, ऐसा कह सकते हैं। औद्योगिक, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कई सारे जो उद्योग होते हैं जो कि मानव जाति के और विकास कह लीजिए या आर्थिक विकास कह लीजिए या फिर समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के जो अग्रगण्य देश हैं, है ना, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति प्राप्त की है, उनके साथ में कदम से कदम भारत मिला सके, इसके लिए भारत सरकार ने भी जो है कुछ इकाइयां स्थापित की है। या उद्योग से उनका मतलब है दोस्तों। अब अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, है ना, उन पर लगातार शोध किए जा रहे हैं इन सभी संस्थानों में, और विकास, लगातार उसमें सुधार का प्रयास किया जा रहा है। अब वे कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आप देखेंगे वो क्षेत्र है अंतरिक्ष। आज आप देखेंगे कि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है वो विश्व के कई देशों के लिए प्रेरणादायक बन चुकी है। फिलहाल इतनी सारी उपलब्धियां हैं हमारी, है ना, कि अमेरिका जैसा जो देश है वो भी भारत के जो अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, उसकी मदद से वो अपने उपग्रह लॉन्च कर रहा है। और कई देश जो है वो भारत के इसरो का जो एक भुवन नाम का जो केंद्र है दोस्तों, ये जो है ये कई सारी विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहा है इसी माध्यम से, कि कई देशों के कमर्शियली आज हम लोग उनके लिए उनके साथ में मिलकर के काम करें, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भारत की जो भूमिका है वो काफी बढ़ चुकी है। यहां हम बात करें समुद्री अन्वेषण, है ना, तो समुद्र में जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं या जो उसके अंदर उपस्थित जो आप कहें कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनके अन्वेषण और उनकी खोज तथा समुद्र से जुड़ी हुई जो हमारी सुरक्षा है, क्योंकि आपको पता है जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ में हमारी भौगोलिक सीमा के साथ साथ में हमारी जो है वो समुद्री सीमा भी मिलती है। तो वहां पे तट रक्षक जो होते हैं या वहां से, जैसे आपको पता है मुंबई में जो हमला हुआ था 26/11,
तो जो घुसपैठ हुई थी वहां पर मुंबई में, वो समुद्र के जरिए हुई थी। आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा है, ये कई सारी सीरीज आप लोगों ने देखी होगी उसमें, कि समुद्र के रास्ते वो लोग मुंबई में प्रवेश कर गए। तो ऐसा ना हो, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी समुद्री क्षेत्रों में काफी निगरानी तंत्र एक विकसित किया है। वो भी CSIR के अलग अलग जो शोध संस्थान है उनके अन्वेषण का ही नतीजा है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, आप लोगों ने देखा होगा जब कंप्यूटर शुरू में आया था तो कितने बड़े बड़े होते थे, कमरे के बराबर होते थे, और आज सबसे जो छोटा कंप्यूटर है वो आपका अपना मोबाइल जो आपके हाथ में हो गया है। तो कैसे टेक्नोलॉजी के स्वरूप को सीमित किया जा रहा है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म बनाया जा रहा है, जबकि उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। संरचनात्मक और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग है ना, ये एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, है ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपना करके कैसे हम पर्यावरण के साथ में, या उसको कहें कि हम लोग सतत विकास या धारणीय विकास जिसको कहा जाता है, उस दिशा में क्या हम प्रगति कर सकते हैं, उसके लिए ये काम करता है। पेट्रो रसायन है, संश्लेषित जीव विज्ञान, रोबोटिक्स, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। फिलहाल आप देखेंगे कि इंदौर की हम लोग बात करें तो इंदौर में एक रोबोट चौराहा है, आप लोगों ने सुना होगा, और वहां पर रोबोट जो है वो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। तो ऐसे ही कई ऐसे क्षेत्र हैं। न्यूजीलैंड में तो एक रोबोट ने जो है चुनाव में अपीयर हुआ है, वो चुनाव लड़ा है उसने, है ना, और राजनीति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है। वो अंतर्राष्ट्रीय के स्तर के राजनेताओं को वो वैचारिक आधार पर पराजित कर सकता है, इसी उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित की गई है। तो ऐसे ही प्रयास भारत भी कर रहा है, और इस CSIR के अंतर्गत जो है अलग अलग जो इसकी प्रयोगशाला है वो इस प्रकार के नव प्रवर्तन के लिए भी कार्यरत हैं। दोस्तों, औषधीय बात करें, कृषि की बात करें, रसायन की बात करें, तो कृषि के क्षेत्र में आपको पता है कि दिल्ली में ही स्थित है, इसी का एक संगठन है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च कर रहा है कि कैसे हम लोग जो है कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आपने BT फसलों का नाम सुना होगा, है ना, जो कि जैविक फसलें होती है, और ये क्या होंगी कि आनुवांशिक रूप से ये जो कीट होते हैं जो इनको नष्ट कर देते हैं, उनके खिलाफ एक आनुवांशिक प्रतिरोध क्षमता इनमें होती है, यानी कि उन कीड़ों को ये खुद समाप्त कर देंगे, कोई नुकसान इन फसलों को नहीं होगा। इससे क्या होगा, भारत में जैसे खास करके कॉटन है, बैंगन है, इस क्षेत्र में ये आ चुकी है, तो हमारी खाद्य और हमारी अन्य जो औद्योगिक आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है इनके माध्यम से। तो अब आप देखेंगे कि कितने सारे जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में नए नए खोज, नव प्रवर्तन, और न केवल हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति बल्कि विदेशों को उन सेवाओं का निर्यात और उसके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, यानी कि एक बहुउद्देशीय जो प्रयास है वो CSIR के माध्यम से किए जाते हैं। दोस्तों, तो यहां आपको समझ में आया होगा, आई थिंक बहुत विस्तार से हम लोगों ने जब बात की है यहाँ पे, तो अब आपको इसके उद्देश्य बहुत क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी नई जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि CSIR की जो फिलहाल या वर्तमान समय जो रणनीति है वो क्या है, या किन चरणों के माध्यम से वो अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें सबसे पहला है अनुसंधान को बाजार से जोड़ना। ध्यान दीजिए, हमारे यहां पर कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको अपन देशज तकनीक कहते हैं। देशज का मतलब होता है जिसका जन्म देश में ही हुआ हो। आपने देखा होगा कि जो दुनिया का सबसे हल्का रोबोट माफ कीजिएगा, रोबोट नहीं, उपग्रह बनाया गया है, कलाम सेट, वो एक स्कूली छात्र ने बनाया तमिलनाडु के, ठीक है ना। यानी कि ऐसी तकनीक जिसके लिए हमने कहीं विदेशों से नहीं सीखा, जो हमारे ही बीच से, या हमारी जो पुरातन पद्धतियां हैं, या जो हमारा जो ज्ञान है उसकी समृद्धि का परिणाम है। तो ऐसी जो तकनीक होती है, अब उसके लिए हमें क्या उपलब्ध कराना है, बाजार। क्योंकि तकनीक का विकास तभी संभव है जब क्या होगा कि उसके बाजारीकरण होगा, है ना, और उसके माध्यम से हम आर्थिक रूप से भी समृद्ध बना सकते हैं, हमारे देश को अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। कई जनजातियों के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, हम ज्यादा दूर ना जाए, मध्य प्रदेश की बात करें तो चाहे फल परिरक्षण की बात हो, है ना, आपने देखा होगा कि फसलें लंबे समय तक खराब नहीं होती तो गांव में एक गड्ढा खोद करके, है ना, जिसको स्थानीय भाषा में बोखारी बोलते हैं, आपने देखा होगा, उसके माध्यम से वो अनाज को, फलों को लंबे समय तक उनका परिरक्षण कर सकते हैं। और जब यदि इसी टेक्निक को अब हमने उसको बाजार से जोड़ दिया तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है खाद्य प्रसंस्करण का, फूड प्रोसेसिंग का। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है दोस्तों, इस क्षेत्र में भी ये काम कर रहा है। जब मैंने एग्रीकल्चर की बात की तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी ये संगठन कार्यरत है। खाद्य प्रसंस्करण एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी अलग अलग जो गतिविधियां शामिल होती है, और जिससे क्या होता है कि खाद्य वस्तुओं की स्वरूप में और उनके मूल्य में
वृद्धि होती है दोस्तों, है ना, उसमें सुधार होता है। कैसे? जैसे मैं अगर कहूं कि एक आलू की बात कर रहा हूं मैं, एक पीस की, यदि आप किसी दुकानदार के पास गए, आप किसी ठेले वाले के पास चले गए कि भैया एक आलू दे दो, तो पहली बार तो वो आपको बोलेगा कि भैया क्या बात कर रहे हो, है ना, उसको मजाक लगेगा। या फिर आपने कहा यार मुझे एक ही आलू की जरूरत है, दे दो, और आप बदले में पैसे दोगे ना, तो जहां तक मैं जानता हूं वो आपको बोलेगा कि ठीक है ले जाओ यार, एक आलू के क्या पैसे, ऐसा। लेकिन आपने लेस की चिप्स देखी होगी, एक आलू की भी चिप्स नहीं होती उसके अंदर, और 20 रुपए का आता है वो। हुआ क्या है, इस आलू को, है ना, ग्रेडिंग की गई। अब आपने देखा होगा चिप्स भी दो तरह की आती है, एक वो ट्रांसपेरेंट पन्नी में आती है, 5 रुपए में बहुत सारी आ जाती है, और इतनी चिप्स के लिए यदि आप लेस की या कोई ब्रांडेड खरीदेंगे दूसरी, तो आपको उसके लिए 20 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। कारण क्या है कि दोनों का ही, इसे आप केचप को देख सकते हो, जो टमाटर केचप आता है ना, एक टमाटर केचप की बोतल आपको 40 रुपए की भी मिल जाएगी 1 किलो की, और यदि आप निलॉन्स का या किसान का खरीदने जाएंगे तो आपको वो 200-250 रुपए में मिलता है। क्या अंतर हो गया दोनों में? क्योंकि दोनों की जो रॉ मटेरियल है वो एक जैसी नहीं है, इसलिए पहले क्या हुआ, ग्रेडिंग हो गई है। ग्रेडिंग होने के बाद में उसमें कुछ एसेंस मिला करके उसकी उत्तरजीविता को बढ़ा देते हैं, है ना। मेरे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि होटल का काम है, होटल में मैंने देखा कि तैयार पराठे, हाँ, हल्दीराम एक ब्रांड है, आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर का, उसमें उसके पराठे हैं और लोग बड़ा उसको पसंद करते हैं, खाते हैं, और उस पर पीछे लिखा हुआ था बेस्ड बिफोर 4 मंथ। अब आप सोच के देखिए कि पराठा 4 महीने तक खराब नहीं होगा। ऐसा क्या हो गया उसमें कुछ इस प्रकार के रसायन इस्तेमाल किए गए हैं जिससे उसकी उत्तरजीविता बढ़ गई है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पिंड खजूर जो हम लोग खाते हैं, या कोई बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स या बहुत सारे ऐसे खाद्य होते हैं जो कि किसी एक विशेष मौसम में ही मिलते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि वो वर्ष भर उपलब्ध हो गए अब आपको। ये किस वजह से हुआ? खाद्य प्रसंस्करण की वजह से। तो आलू से बनी चिप्स में मिलाए गए बहुत सारे एसेंस, उसके स्वाद को बढ़ा दिया गया, उसकी उत्तरजीविता को बढ़ा दिया गया, फिर उसको एक पैकिंग हुई, है ना, आलिया भट्ट का फोटो लगाया गया उसकी पैकिंग पे, बढ़िया आकर्षक दिखने वाला सैफ अली खान का, ठीक है, उस पर लेस एक ब्रांड नेम चिपकाया गया, फिर उसका भंडारण हुआ, फिर उसका परिवहन हुआ तो मार्केट तक आया। यानी यहां हर एक चरण में क्या हो रहा है, उस आलू की वैल्यू में वृद्धि होती चली जा रही। साथ ही हर एक चरण में लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप देखिए, आलू छांटने वाले को रोजगार मिला, चिप्स काटने वाले को रोजगार मिला, ठीक है, पैकिंग करने वाले को रोजगार मिला, परिवहन में जो ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए थे उन ड्राइवर और कंडक्टर और जो मजदूर थे उनको रोजगार मिला, फिर आगे आया तो रिटेलर को फिर उसमें मुनाफा मिला, और आगे जाकर के फिर हमारे हाथ में आती वो लेस की चिप्स और हम उसको खा जाते तो हमें संतुष्टि मिलती। मतलब एक बहुत लंबी प्रक्रिया है ये, जिसको क्या कहा जाता है, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, तो इसको मार्केट से जोड़ेंगे यदि हम, इस प्रकार की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार के कई सारे खाद्य है, रॉ मटेरियल है, तो उस अनुसंधान को बढ़ा करके हम उसका बाजारीकरण करेंगे तो क्या हो सकता है, हमारे देश में हम हर एक वर्ग को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बना सकते हैं। क्योंकि भारत भौगोलिक विविधता के आधार पर इतनी सारी खाद्य विविधता, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया सिर्फ आपको खाद्य प्रसंस्करण का, इसके अनेक क्षेत्र हो सकते हैं, हम उसकी डिटेल में और भी बात करेंगे दोस्तों। तो उनका जब बाजारीकरण होगा तो लोग प्रेरित भी होंगे और इससे देश का विकास हो सकता है, देश आगे बढ़ेगा, आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा। आगे बात करते हैं, जो दूसरी रणनीति है यहां पर CSIR की वर्तमान में, संसाधनों को संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना और उसका अधिकतम प्रयोग करना, है ना, ये इसी को प्लानिंग भी कहा जाता है दोस्तों, इसी को नियोजन कहा जाता है या आयोजन कहा जाता है। यानी कि आपके पास जो यहां संसाधनों की बात करा ना, वो 2 तरह के होते हैं संसाधन। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो आपको प्रकृति से प्रदत्त हैं, प्राप्त हुए हैं, और दूसरे हम लोग मानव संसाधन। ठीक है, कल्पना करके देखिए कि किसी देश के जमीन के नीचे तो बहुत सोना भरा हुआ है, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोग मूर्ख हैं, बीमार हैं, है ना, अशिक्षित हैं, आपस में धर्म को लेकर, संप्रदाय, नस्ल को लेकर झगड़ते रहते, तो क्या वो देश आर्थिक विकास को उपलब्ध हो सकता? कभी नहीं। ठीक है ना, वो जो सोना दबा हुआ है उसका और उस मिट्टी में कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि वहां की जनता जो है वो कई प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है ना। प्राकृतिक संसाधन, आपकी जमीन के नीचे अगर हीरे भी हैं तो वो अपने आप ऊपर नहीं आएंगे, उसके लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है, कौशल विकास जरूरी है। इसीलिए देखेंगे भारत सरकार भी आपका, है ना, हुनर विकसित करने पर जोर दे रही है, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सके, उद्यमशीलता का विकास हो सके। तो यहां आप देखेंगे कि प्राकृतिक के साथ साथ मानव संसाधन का भी विकास हो सके। इसलिए आपको मैं फिर से एक बार दिखा दूं कि देखिए, जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें ये रिसर्च करता है उसमें आप देखेंगे कि यहां पर प्राकृतिक संसाधन तो उपलब्ध ही है, मानव संसाधन का विकास भी संभव है इसमें,
है ना, जिसमें इसमें शायद यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा भी इसमें शामिल है और इसमें आयुर्वेद भी शामिल है, आयुर्वेद भी शामिल है। लखनऊ में CSIR का ऐसा सेंटर है जिसमें विष पर रिसर्च किया जा रहा है, वेनम पर रिसर्च किया जा रहा है, और उसके माध्यम से कई सारी जो कहना चाहिए जहर से ही उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां, उनका इलाज संभव हो पाया है। एंटी वेनम इंजेक्शन ऐसे डेवलप हो चुके हैं जिससे कि जिसको सर्पदंश हो उसको भी बचाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे कि मानव और प्राकृतिक संसाधनों का जब एक संतुलन रहेगा, दोनों का समान रूप से विकास होगा, तभी वो अर्थव्यवस्था या वो राष्ट्र जो है वो प्रगति कर सकता है। और इसके एक प्रणेता के रूप में या कहना चाहिए उसके सूत्रधार के रूप में CSIR की बहुत बड़ी भूमिका भारतवर्ष में है। आगे बात करते हैं एक सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। बुनियादी ढांचा क्या होता है ना, नाम से लग रहा है, यदि आप किसी बिल्डिंग में 6ठी मंजिल पर पहुंच चुके हो, है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी एक बहुत मजबूत नींव होगी। आप कल्पना कर सकते हैं वो नींव का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर नींव कम हो, एक एड आता है अभी टीवी पे आपने देखा होगा, जब जमीन कमजोर थी तो पिताजी छोड़ के चले गए कि कहां घर बनवा रहा है तू, है ना, बच्चे को। तो उसने बोला नहीं, घर तो मैं यहीं पे बनवाऊंगा, और फिर अंबुजा पता नहीं कौन सी सीमेंट से बनवाया उसने। यहां देखिए आप, बुनियादी ढांचे का मतलब होता है वो आधार जिस पर संपूर्ण राष्ट्र खड़ा हुआ है। यानी कि हम बात करें तो इसमें आता है हमारा परिवहन, है ना, ईंधन, बिजली, सिंचाई। ऐसा भी समझ सकते हैं आपको कि हर हमारी अर्थव्यवस्था को हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, खनन आता है, मत्स्यन आता है, इस प्रकार की वो गतिविधियां आती है जो सीधे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं प्रकृति से, या प्रकृति से सीधे हम लोग उत्पादन प्राप्त करते हैं, ऐसा कह लीजिए, प्रोडक्ट मिलते हैं हमको। यहां हम दूसरा जो सेक्टर है वो ये है कि जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं उनका हमने विनिर्माण कर दिया या निर्माण कर दिया, उनसे कोई नई चीज बना दी है। तीसरा जो सेक्टर है वो है सेवा क्षेत्र, है ना, जिसमें IT और ये सारे सेक्टर शामिल है। अब आप देखिए कि तीनों सेक्टर्स का अपना एक आधारभूत ढांचा होता है। यदि मान लीजिए कि अच्छा बीज उपलब्ध नहीं है, अच्छे कीटनाशक उपलब्ध नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, है ना, सिंचाई के साधन नहीं है, तो क्या आपके यहां पर कृषि उत्पादन बढ़ सकता है? ठीक है, क्या मत्स्यन हो सकता है, क्या खनिज उत्पादन हो सकता है? यदि उसकी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है तो उसका अपना एक आधारभूत ढांचा है उस क्षेत्र का। यहां आप बात करें, हम बिजली नहीं है, लोग स्किल्ड नहीं है, भारी मशीनरी नहीं है आपके पास में, लोहा इस्पात की आपके पास कमी है, तो आप कभी भी उत्पादन को, या कहें जो प्रकृति प्रदत्त भी है, दुनिया में ऐसे कई देश है जहां पर खास करके मध्य अफ्रीकी राष्ट्रों की अगर अपन लोग बात करें, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा महामारियां वहां पर फैलती है। इथोपिया, है ना, इस टाइप के जो आपने सोमालिया, जो भी देशों का नाम सुने, सारे सूचकांकों में पिछड़े हुए हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है, लेकिन ये वाला सेक्टर पीछे रह गया वहां पे। भारत की बड़ी कहना चाहिए उत्साहवर्धक बात है कि इस क्षेत्र के बाद में डायरेक्ट इस क्षेत्र का विकास हो गया भारत में, है ना। इसकी एक अलग प्रणाली है, वो कभी बात करेंगे हम लोग उसकी। तो यहां आप समझ सकते हैं कि तीनों का अपना एक आधारभूत ढांचा है, और उस ढांचे का निर्माण और विकास करना ये CSIR की प्रमुख रणनीतियों में शामिल है। यानी कि इसको आधार बनाकर के ही वो अपने कार्यों को आगे बढ़ाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान मिशनों एवं परियोजनाओं में निवेश करना जो भविष्य की प्रौद्योगिकियों का अग्रदूत हो। यानी कि यहां पर दोस्तों, आप संविधान जब पढ़ते हो तो संविधान में 10वां जो मौलिक कर्तव्य वो क्या है, यदि आप अगर उसको दोहराएंगे यहां पर, तो आपको यह उद्देश्य बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष के सभी क्षेत्रों में, है ना, हमें प्रगति की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी। और उसी को पूरा करने के लिए यहां पर एक संगठन के रूप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है CSIR की। क्या कर रहा है वो? उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी विज्ञान मिशनों। अब आप देखिए कि हमारे जितने भी मिशन है, चाहे हम चंद्रयान की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम मंगलयान की बात कर लें, चाहे हम हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करें तो हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात कर लें, है ना। आयुष में आप देख रहे हो कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये अलग अलग, है ना, विलक्षण प्रकार की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, या जो भारत की साउथ इंडिया की है, कहीं कहीं यूनान से आई हुई है ना, जो जिसका यूनानी का आपको पता होना चाहिए, बुरहानपुर हमारे यहाँ पर सेंटर है।
जो सिद्धा है, आप लोगों ने तेरे नाम फिल्म देखी होगी जिसमें सलमान खान का सिर गंजा करके और उसका इलाज करते हैं, देखा होगा आपने, एक गाना चलता रहता है। वो सिद्ध पद्धति है, वो केरला उसका जो है मूल स्थान है भारत में। अब इन सब को संगठित रूप में एक मिशन के रूप में भारत में लागू किया गया, जहां पर उसकी जड़ी बूटियां या जो उसके लिए जो हमें पहले से चाहिए, जो चीजें, जो रसायन चाहिए उनकी खेती होगी। खेती से लेकर के लोगों को या जो नए पैरामेडिकल स्टाफ है उसको इन प्रौद्योगिकियों में ट्रेंड करना, वहां तक का, और इनका प्रचार प्रसार करना, लोगों को प्रेरित करना क्यों कि वो इन सभी पद्धतियों को अपना सके। ये सारी जो चीजें हैं ये इसमें शामिल हैं, और इन सभी प्रौद्योगिकियों का अग्रदूत कौन है? CSIR है। दोस्तों, जब मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा तो आपको मेरी सारी बातें वहां पर ये याद करनी है कि मैंने क्या क्या आपको यहां पे बताया। सारा आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि इतने सारे रिसर्च सेंटर्स के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है। आइए देखेंगे आप लोग कि ये जो फाइल है ये पूरी तरीके से आपके सिलेबस की मांग के अनुरूप तैयार की गई है। दोस्तों, आपके सिलेबस में सीधे तौर पर कहा गया है कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उनकी अचीवमेंट्स की बात है, और ज्यादा संभावना यहां से होती है प्रश्नों को, है ना, पढ़ने की। अब ध्यान दीजिए कि जो लोग भी आप तैयारी कर रहे हैं, पिछले खास करके 2 वर्षों के जो परिवर्तन आए हैं, खासकर प्रारंभिक परीक्षा के स्तर में और उसके सिलेबस में, प्रश्नों को पूछने के तरीके में, उनको अगर ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगेगा, जितना मैं समझाऊं, कि किसी भी टॉपिक के किसी भी सेक्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो वही मरने का कारण बन सकता है, यानी कि आपकी असफलता का कारण बन सकता है। एक क्वेश्चन से फेल हो जाता है इंसान प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है, क्योंकि वहां कोई इंसान आप पे दया नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कंप्यूटर चेक करता है। यहां देखिए, विकसित दृष्टि से या दृष्टि प्रणाली के अंतर्गत, देखिए नाम से क्या लग रहा है, दृष्टि प्रणाली के अंतर्गत विमान पायलटों को सुरक्षित उड़ान भरने और हवाई जहाज उतारने में सुविधा होती है। क्या होता है आपको पता है कि कई बार आप, आम बातें हो गई थी कुछ समय पहले, तो कहीं किसी जगह पे तो कहीं किसी जगह पर प्लेन क्रैश होते थे। उस समस्या को दूर करने के लिए देखिए CSIR ने एक दृष्टि प्रणाली विकसित की, दृष्टि सिस्टम विकसित किया है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो पायलट होते हैं वो बहुत सूक्ष्मता से उस स्थान का अवलोकन कर सकता है जहां पर उसको लैंड कराना है, ठीक है। तो इसके माध्यम से उस प्रकार की दुर्घटनाओं में कमी आई, बड़ी अच्छी बात है ना, मानव जाति की सेवा में यही है। भारत का पहला जायरोट्रॉन विकसित किया गया है, जिसका गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में ने परीक्षण किया है। यह भी एक काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग याद रखें। यहां पर अभी जो मैं कह रहा हूं कि गुजरात में गांधीनगर में स्थित कौन सा है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो ये पूछ लिया जाता है सीधे सीधे परीक्षा में, यहां से प्रश्न बनते हैं। जिस सूची की मैं आपको बात कर रहा हूं, ज्यादातर प्रश्न इसमें CSIR में यहां से आते हैं, जितना मैंने अभी तक एनालिसिस किया है प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है। आपसे सीधे तौर पर पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए गांधीनगर में है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका आगे चल के बताऊंगा कि थोड़ा यूट्यूब पे जाओ और घूम के आ जाओ जरा वहां पे, इनके सबके ऑफिशियल पेजेस होते हैं, इनके सेंटर, इनमें क्या क्या काम होता है, एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना हुआ है, जाके देखोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे कि गांधीनगर में प्लाज्मा जो सेंटर है वो क्या काम करता है ना, उसका सारा कुछ पता लग जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की भी जब हम रिसर्च सेंटर्स की बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने बात किया कि हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन पर जो रिसर्च सेंटर है वो जबलपुर में स्थित है। थोड़ा सा यूट्यूब पे जाइए तो सही, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग ऑफिशियली वहां से आपको जो जानकारियां उसकी ऑफिशियल पेज पे दी गई मौलिक जानकारियां वो आपको लेक्चर के रूप में यहां पर प्रोवाइड कर सके और अधिक इसको उपयोगी बना सके आपके लिए। जरूर हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, CSIR ने ध्वनि, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का भी विकास किया है। यह ध्वनि एक प्रणाली है जिसके तहत सटीक निशाना लगाने के लिए प्रणाली तैयार की गई, इससे भारतीय सेना में तैनात किया जाएगा। अब ये जो ध्वनि प्रणाली है ये क्या है कि इसके माध्यम से निशाना जो है ना, जो भी लड़ाकू विमान है उनके द्वारा सटीक जगह पर निशाना दागा जा सकता है। और ये इससे क्या हुआ है कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, खास करके हमारी वायुसेना, वो काफी मजबूत हुई है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान में रखना, ये भी अचीवमेंट्स हैं। इसके बाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में CSIR ने BGR-34 नाम याद रखिएगा इसका, BGR-34 नामक एक मधुमेह की दवा बनाई है, यानी कि डायबिटीज के लिए इन्होंने एक इंसुलिन
तैयार किया हुआ है, जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया। अब आप देखिए, मैंने अभी आपके सामने बात की थी कि आयुर्वेद को भी यहां पर शामिल किया गया है, ना केवल जो एलोपैथिक होती है, क्योंकि हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होती वो, तो यहां पर हमारी जो प्राचीन आयुर्वेदिक प्रणालियां हैं उनके भी विकास की बात की जा रही है। और यहां से आपको पता होना चाहिए कि जड़ी बूटियां कहां मिलती है, आपको वन में प्राप्त होती है। और वन में आज भी जो हमारे वनवासी भाई रहते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं, है ना, तो उनकी आजीविका का एक बहुत बड़ा माध्यम यहां से निर्मित हो सकता है। एक बहुत बड़ा यहां से उनके लिए उनकी आजीविका का माध्यम एक विकसित हो सकता है, और उसके माध्यम से उनका सामाजिक आर्थिक विकास संभव होगा। दोस्तों, विकास की प्रक्रिया में जो पिछड़ चुके हैं दोस्तों, है ना, उन वनवासियों का भी विकास इसके माध्यम से संभव हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है इस पे भी। अब हम लोग आगे बात करें तो CSIR ने अश्वगंधा और NMITLI 101 ऐसी किस्में विकसित की हैं जिनकी पैदावार अच्छी होती है। तो ये भी जो है आपको मैं बता दूं कि धान की किस्में हैं ये, ठीक है, धान की किस्में हैं। इन्होंने एक, उसका नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, यहां पर शायद मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक गोल्डन राइस, मुझे नाम याद आ गया दोस्तों, गोल्डन राइस विकसित किया है। गोल्डन राइस, ये जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है और कई प्रकार की बीमारियों में के इलाज में वो है ना, तो आप इसको देख सकते हैं, वो काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आगे बात करते हैं कि इन्होंने जेके अरोमा आरोग्य ग्राम परियोजना शुरू की, जिसके तहत रोजगार सृजन बढ़ाया जाएगा। तो अब आप देखिए कि इनमें हर एक जो कदम है, या हर एक जो रिसर्च होती है, या हर एक जो काम किया जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी परियोजना है, वो केवल एक उद्देश्य के लिए नहीं है CSIR की। आप देखेंगे कि यहाँ पे आरोग्य की भी बात की जा रही है, तो ग्रामीण विकास की भी बात की जा रही है, तो रोजगार की भी बात की जा रही है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संचालन करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और दोस्तों, ये काफी हद तक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1942 में ये स्थापित हुआ था। आजादी के भी पहले से लेकर के वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता और इसका महत्व, भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका बहुत अधिक महत्व बना हुआ है। बात करेंगे आगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने प्लास्टिक की बोतलों के व कचरे से पेट्रोल व डीजल उत्पादन की तकनीक विकसित कर ली है। आप देख सकते हो कि आजकल ये कितना बड़ा इशू बना हुआ हमारे देश में, है ना, लगातार जो है आसमान छू रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। इसका अभी मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि जो 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है ना, उनके उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ा है, सीधा असर पड़ा है। वहां पर मंदी की कंडीशन बनने लगी है, और एक नया जो मांग डेवलप हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये अभी आपके समकालीन है। तो उसके विकल्प के रूप में, पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में आप देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, है ना, यानी कि भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। अब आपको यह भी पता हो जाना चाहिए कि ये कहां स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। ध्यान दीजिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में स्थित है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम या भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। और यहां पर प्लास्टिक की बोतलों आदि से भी जो है पेट्रोल और डीजल बनाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें सफलता प्राप्त हो गई है दोस्तों उनको। अब आप देखिए ये किस तरीके से हमें हमारी समकालीन समस्याओं से भी निजात दिला सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र की हो। इसके लिए इस संगठन का बहुत महत्व है। CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा, अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर औषधियों की बात की जा रही है। तो जितनी भी आयुष प्रणालियां हैं, है ना, मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार, कौन कौन सी प्रणालियां इसमें शामिल है, इस शब्द को याद रखिएगा दोस्तों। आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, इन सभी प्रणालियों के विकास से संबंधित काम यहां पे किया जा रहा है लखनऊ में। और यदि आप इसके बारे में देखेंगे, ज्यादा रिसर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहां पर खेती की जाती है इस प्रकार की जिनसे दवाइयां बनती हैं, उन प्रकार की जड़ी बूटियों की, ठीक है। तो यहां पर गर्भ निरोधक दवा सेंट क्रोमान विकसित की गई है, जो कि कैसी दवा है, एक आयुर्वेदिक दवा है, जिससे जो है गर्भ निरोधक और वो परिवार नियोजन और भारत में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। काफी रिसर्च के बाद में इस प्रकार की दवाएं ये लोग उतारते हैं। चुनाव में मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली अमिट शाही CSIR द्वारा ही विकसित की गई थी। ये तो हर कोई जानता होगा, जिसने भी मतदान किया आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो आपकी उंगली पर एक निशान लगा देते हैं, है ना, और वो अमिट जो शाही होती है दोस्तों,
वो भी किसने विकसित की है? CSIR ने विकसित की है। अब आप देख सकते हैं कि कितने कितने क्षेत्रों में, चुनाव की बात कर लीजिए, है ना, हमारी पहचान की बात कर लीजिए, हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर अगर किसी को कोई है ना, जैसे कि कुछ लोगों को वर्णांधता की बीमारी होती है, आपका जो वो है जकरबर्ग है ना, फेसबुक वाला, उसको वो कलर ब्लाइंडनेस उसको भी है। इसलिए आप देखेंगे कि फेसबुक का जितना भी बैकग्राउंड होता है वहां पर लाल और हरा कलर नहीं दिखता है, वहां उसको ब्लू ब्लू बना रखा है पूरा उन्होंने, हल्का कलर, क्योंकि वो खुद ही जो उसका मालिक है, CEO है, फाउंडर है, उसी को वो बीमारी। तो इस प्रकार की बीमारियां हैं, उनका भी इलाज इन्होंने संभव बनाया, ढूंढ लिया है दोस्तों। ये क्या है? आगे बात करते हैं हम लोग। वर्ष 1970 तक बच्चों को पिलाए जाने वाला डिब्बाबंद दूध विदेशों से आयात होता था, जिसकी स्वदेशी उत्पादन प्रक्रिया का विकास सर्वप्रथम CSIR ने किया और देश के नवजात शिशुओं को देश में बना आसानी से पचने लायक दूध मिल सका था दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं पोषण के क्षेत्र में आप है ना, इनको इस तरीके से एक एक नाम दे दीजिए। ये न्यूट्रिशन के सेक्टर में उसकी उपलब्धि है, मतलब किस क्षेत्र में क्या उपलब्धि है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहां पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इन्होंने कई सारी नई, न केवल पौधों की बल्कि जीव जंतुओं की, जिसमें एक भेड़ है, गाय है और भैंस है, इस प्रकार के जो पोषक कहना चाहिए जो बहुत बहुउपयोगी जो जीव हैं, उनकी भी, उनका रोबोट तक विकसित कर लिया गया है, जो इसी का एक संस्थान है करनाल में, हरियाणा में, है ना, तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, और उसने भैंस का और भेड़ का भी क्लोन बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो क्लोनिंग के सेक्टर में भी इनका बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कहा जा सकता है। आगे बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियां, है ना, जिन पर की आजकल कैंपेनिंग चलाई जाती है। जब भी आप देखेंगे नवरात्रि या गणेश उत्सव आता है कि मिट्टी की मूर्ति बनाओ और घर में ही उसको विसर्जित करो, क्योंकि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती, POP की जो मूर्तियां होती है दोस्तों, वो क्या होती है, जल में विसर्जन के बाद में क्या होती है, जल को प्रदूषित कर देती है। इसके समाधान के लिए CSIR ने रासायनिक प्रयोगशाला पुणे द्वारा एक तकनीक विकसित की गई, जिससे जो POP के कारण जो जल दूषित होता है, जो जलाशय दूषित हो जाते हैं, उनको क्लीन किया जा सकता है। अब आपको यहां पर फिर पता होना चाहिए कि रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, केमिकल जो लैब है वो पुणे में स्थित है CSIR की। मैं अलग से भी आपको इसकी सूची दूंगा, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। वर्ष 2019 में CSIR द्वारा एक एकीकृत मोबाइल ऐप किसान लॉन्च किया गया है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये इस ऐप का क्या नाम है, ये किसने इसको लॉन्च किया है, ये कब किया, तो वर्ष 2019 में, जो कि देश के किसानों को 12 भाषाओं में कृषि संबंधित सुझाव उपलब्ध कराएगा, है ना। आपने देखा होगा मिट्टी की जांच करवाइए, ऐसा एक एड आता है ना दूरदर्शन पे। पहली बात तो कोई दूरदर्शन ही नहीं देखता है, अन्य जो कहना चाहिए जो पेड चैनल है उन पर भी आता है दोस्तों कि किसान भाइयों आप जाइए अपनी मिट्टी की जांच कराइए। लेकिन हमारे यहाँ पर किसानों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो वहां तक जाएं और अपनी मिट्टी की जांच कराएं, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, मिट्टी के अंतर्गत जो जांच होती है दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें 3 प्रकार की जांच होती है, उसकी भौगोलिक या कहें भौतिक गुणों की, रासायनिक गुणों की और जैविक गुणों की। याद रखिएगा, है ना, फिजिकल, केमिकल और उसके जो अन्य जो गुण होते हैं, जो उसके कलर, उसका कण, इस प्रकार की उसमें जांच होती है, बायोलॉजिकल। तो उन जांचों को करवाने के लिए हमारे किसान वहां तक पहुंचता नहीं, और इस वजह से क्या होता है कि जिस मिट्टी में ज्यादा खाद की जरूरत नहीं थी उसमें ज्यादा खाद डाल दिया, जहां उतनी मात्रा में सिंचाई की जरूरत नहीं थी वहां मोटर चालू करके सो गया, ये होता है। और इस वजह से क्या हो रहा है, संसाधनों का दुरुपयोग तो हो ही हो रहा है, साथ ही जो कुल उत्पादन है ना उसकी भी अपेक्षित मात्रा हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, और ये इसी वजह से हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती है दोस्तों। तो उन सब प्रकार की चीजों से घर बैठे किसानों को अवगत कराने के लिए किसान नामक ऐप भी CSIR ने लॉन्च किया है, और ये जो खोज है वो दिल्ली का जो इसका कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके माध्यम से कंडक्ट किया जाता है, सारी की सारी गतिविधियां उसके माध्यम से संचालित की जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा दोस्तों कि जो भारत का सबसे अग्रणी अनुसंधान संस्थान है, वहीं से मैंने आज अपनी बात शुरू की है, जिसको हम वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या जो हमारी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इस रूप में हम लोग इसको पहचानते हैं, जानते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। प्लस जितने भी संस्थान हम लोग देखने वाले, तो उनका ये जो चिन्ह होता है दोस्तों, जो उनका लोगो होता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे देखे में आया है कि प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं कि उसमें क्या दिया है, कौन सी आकृति है,
ठीक है, तो पूछ लिया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश शासन का जो है या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो लोगो है उसमें क्या दिया हुआ अंदर, आप देखेंगे कि बरगद का वृक्ष है मध्य प्रदेश शासन के जो लोगो है उसके बीच में, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता कौन सा पेड़ है। तो इस प्रकार की चीजों पर भी गौर करें, थोड़ी इंटेलिजेंसी से तैयारी करें दोस्तों। किस रंग का है वो लोगो, ये पूछा जा सकता है। आप देख पा रहे हो आपके सामने है। तो आगे आने वाली जो कई इसी प्रकार के जो लेक्चर होंगे 7th यूनिट के जो अनुसंधान संस्थानों पे, उसमें भी आपको जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो बहुत ब्रीफ में, बहुत ही तरीके से, जैसा आपको एग्जाम की मांग होती है उस तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों आप लोग बने रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। फोर्स MPPSC का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से सारी PDF आपको निःशुल्क उपलब्ध होगी और ज़रूरतमंद आपके साथियों तक इसको जरूर शेयर करते रहें दोस्तों। जय हिंद।